वो जो भी ऑक्सीजन है ना उसको खुद एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से इनको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। जिंक ऊपर आता है विच मीन्स जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास एसर्शन है वो तो सही है, तो एसिडिक नहीं होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है। हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एसर्शन रीजन क्वेश्चंस फ्रॉम आवर थर्ड चैप्टर, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एसर्शन गिवन है टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, और रीजन यहाँ पे गिवन है बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो एसर्शन रीजन में ना 4 ऑप्शंस गिवन रहते हैं, पहले उनको देख लेते हैं। ए होता है इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों ही करेक्ट हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही भी है और जो रीजन है वो करेक्टली एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है। और बी हम तब चूज करते हैं अगर एसर्शन और रीजन दोनों ही सही होते हैं, करेक्ट होते हैं, बट जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। फिर सी चूज करते हैं अगर एसर्शन तो ट्रू है बट रीजन ट्रू नहीं है, दैट इज फॉल्स। और डी चूज करते हैं अगर एसर्शन फॉल्स है, एसर्शन गलत है, बट जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है। तो देखते हैं एसर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल कोई सा भी बल्ब मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसका जो फिलामेंट होता है, ठीक है, ये मान लो फिलामेंट है। ठीक है। बहुत ही गंदी सी ड्राइंग बनाई है बट कोई बात नहीं, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास फिलामेंट। अब ये जो फिलामेंट होता है ना, ये यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हम टंगस्टन का बनाते हैं। टंगस्टन को हम W से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास एक मेटल ही होता है। ठीक है। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है किस में चेंज होती है, एक तो हमें बल्ब से लाइट मिल रही होती है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में तो चेंज होती ही है, इसके साथ साथ हीट एनर्जी में भी चेंज होती है। और आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा H = I²RT, है ना। तो यहाँ पे I यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस भी उसकी कुछ ना कुछ होती है। ठीक है। और कुछ टाइम इंटरवल के लिए भी वो फ्लो कर रही होती है। ठीक है। मतलब जो करंट है वो फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ पे विच मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो आपको हीट एनर्जी भी मिलती है। लाइट एनर्जी तो इलेक्ट्रिक बल्ब से मिल ही रही है, हीट एनर्जी भी मिलती है। इसीलिए कभी भी जो फिलामेंट वाले बल्ब हैं आप देखोगे, उनको टच करोगे ना तो वो बहुत ही गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। ठीक है। तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इसीलिए जो भी फिलामेंट हम बनाते हैं ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, ताकि अगर हीट प्रोड्यूस हो भी रही है तो अगर कम मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो मेल्ट कर जाएगा, तो फायदा ही क्या बल्ब बनाएगा, है ना। तो इसीलिए हम हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला रखते हैं, सो दैट अगर हीट थोड़ी बहुत भी प्रोड्यूस हो रही है तो उतने हाई मेल्टिंग पॉइंट को वो टच ना कर सके। ठीक है। तो रीजन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, रीजन यहाँ पे बिल्कुल सही है, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता ही है। ठीक है। तो विच मीन्स एसर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और करेक्टली जो रीजन है वो एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इट विल बी ए। ठीक है। तो यहाँ पे हम ए चूज करेंगे, एसर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला है एसर्शन हमें गिवन है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, और रीजन गिवन है नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने पढ़ा हुआ है जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, HNO3, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, विच मीन्स जो रीजन है वो तो बिल्कुल सही है। और हमें ये भी पता है कि जितने मेटल्स हैं वो HNO3 के साथ रिएक्ट करने पे
हाइड्रोजन नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। और क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जो HNO3 है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ये हाइड्रोजन को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं, कॉपर है, ये HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बना, ठीक है, और H2 गैस इवॉल्व हो गई। अब क्या करता है HNO3, ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है इसके साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे NO2 और H2O प्रोड्यूस कर देता है। सो जो H2 निकली थी ना, जो एक्चुअल में प्रोड्यूस होती, उसको इसने किस में ऑक्सीडाइज कर दिया? H2O में, और खुद किस में रिड्यूस हो गया? ये अपने किसी ना किसी ऑक्साइड में, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में ये क्या हो गया? यहाँ पे रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो मेटल्स है ना वो H2 प्रोड्यूस नहीं करते हैं अगर ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। बट हमारे पास दो एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। और क्या है वो एक्सेप्शंस? मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो 1% डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली अगर हम एक जनरल स्टेटमेंट कहें तो जो मेटल्स हैं वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जो HNO3 है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो H2 को H2O यानी कि पानी में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। दो एक्सेप्शंस हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दोनों ही H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। एसर्शन बिल्कुल ही सही है। फिर है रीजन, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रीजन भी सही है और रीजन करेक्टली एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। पूरा हमने इन डिटेल कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आंसर अगेन इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। दोनों एसर्शन और रीजन ट्रू है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सॉरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई ही रहते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, विच मीन्स ये वाला तो एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमने जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ रखी हैं आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। उसके बाद रीजन क्या गिवन है? इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। तो ये रीजन तो हमारे पास गलत है। एक बार हम अच्छे से प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं। वैसे तो हमने इन डिटेल स्टडी करी ही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, बिटवीन द आयंस। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है बट ये ग्रेविटेशनल नहीं होता है। ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। आयंस के बीच में जैसे Na+ है और Cl-, तो यहाँ पे आयंस है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, हाँ यहाँ पे एक और रीजन हम डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो खुद में भी ना ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये सॉलिड्स होते हैं नेचर में। एंड ऑल्सो बिकॉज इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बट एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं सॉलिड स्टेट में। एक्वस यानी कि आप उसमें पानी डाल दो, पानी के साथ उसको घुला दो, तो उस केस में आयंस में ये डिसोशिएट होते हैं, सो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और मोल्टन में आप इसको मेल्ट करा देते हो, इस केस में भी आयंस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी है दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर, तो ये पानी में इजीली घुलते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसी में से ये वाला क्वेश्चन भी आया है।
तो जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो ज्यादा है। असर्शन करेक्ट है बट रीजन गलत है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अभी हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि दोनों तो सही है नहीं, ये वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू और जो रीजन है वो फॉल्स है, विच मीन्स यहाँ का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और रीजन है इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। सबसे पहले असर्शन तो बिल्कुल सही है, हमारे पास जो भी रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे मेटल्स आते हैं, ठीक है, हमें पता है उनके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस को ही हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी कहते हैं। जो मिडिल में आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, या तो रोस्टिंग करते हैं, ठीक है, ये रोस्टिंग किसके लिए होती है, सल्फाइड ओर्स के लिए, या फिर हम इसमें कैल्सिनेशन कराते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, कार्बोनेट ओर्स के लिए है। इन दोनों से ही आपको पता है ऑक्साइड मिलती है। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस से ऑक्साइड मिलती है। फर्दर कार्बन का यूज करके इसको हम रिड्यूस करवाते हैं और हमको यहाँ पे मेटल ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड है हमारे पास, जो लो या फिर बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं, उसमें हम डायरेक्टली हीट करते हैं तो हमको ऑब्टेन हो जाता है। जैसे जनरली यहाँ पे सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं तो हम रोस्टिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद हीट कर देते हैं तो हमको मेटल ऑब्टेन हो जाता है। अब जो हमारे पास टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, विच मीन्स असर्शन तो सही है। रीजन वाला क्या स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, मेटल डिपॉजिट होता है कैथोड पे। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बट क्या ये जो हमारे पास असर्शन है इसको एक्सप्लेन कर रहा है कहीं से कहीं तक कि क्यों हाई रिएक्टिव मेटल्स ऑब्टेन हो रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से? नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो रीजन यहाँ पे करेक्ट तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम बी वाला ऑप्शन चूज करेंगे कि असर्शन और रीजन दोनों सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। ठीक है, एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल अगर ले तो सोडियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास NaCl है, इसमें हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाना है। तो यहाँ पे देखो ये आयनाइज होता है, Na+ और Cl- में आयनाइज हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं आपको क्लियरली पता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स और हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट इस केस में क्या होता है, NaCl ही होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये मेरे पास कैटायन है, ये मेरे पास एनायन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैटायन है वो कैथोड पे जाएगा। सो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे Na+ आके डिपॉजिट होगा। सो एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है और ये सोडियम में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एनोड पे एनायन आता है। तो यहाँ पे ये जो Cl- है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन खुद से निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद जो क्लोरीन है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको बताया था क्लोरीन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो एनोड पे क्लोरीन गैस मिलती है और कैथोड पे सोडियम मिल रहा है। ठीक है, तो क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि जो डिपोजिशन होता है ना वो हमेशा ही कहाँ होता है, वो हमेशा कैथोड पे ही होता है। विच मीन्स यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट जस्टिफाइड हो गया कि रीजन हमारे पास बिल्कुल सही है। इवन अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में भी देखोगे, जो कि हमने कॉपर के केस में पढ़ी है, वहां पे भी जो डिपोजिशन है वो हमेशा ही कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। ठीक है, और रीजन क्या है इस असर्शन का वो भी देख लेते हैं कि जो हमारे पास टॉप रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से क्यों ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि उनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुद में ही वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो वो जो भी ऑक्सीजन है ना उसको खुद एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से इनको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। और कैसे आप लर्न करोगे वो भी मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। जो भी मेटल है, ठीक है, जैसे सोडियम है,
ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को खुद से बाहर निकालता है और अपने आयन में बदलता है। ये प्रोसेस कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया है जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद में क्या होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो ये जितने हमारे पास टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे हमारे पास मेटल्स आते हैं ना, ये सब के सब बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस मच इज क्लियर। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड थे मैंने सारे बता दिए हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे पास 5th क्वेश्चन। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद रीजन क्या है, एलॉयज आर हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे रीजन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है जो एलॉयज होते हैं ना वो होमोजेनस होते हैं। ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर नहीं होता है। होमोजेनस क्यों होते हैं, बिकॉज यहाँ पे ना यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप अगर आपने मिल्क लिया या फिर वाटर लिया, उसमें आपने शुगर ऐड कर दी या फिर सॉल्ट ऐड कर दिया, तो क्या आप पता करा सकते हो कि इसमें शुगर है या सॉल्ट है, नहीं ना, वो होमोजेनस है क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्मिटी है। इन द सेम वे जो एलॉयज होते हैं ना उसमें हमें अलग से पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे इतने पोर्शन पे कॉपर है, इतने पोर्शन में टिन है, तो ये हेट्रोजेनस नहीं होते हैं, ये होमोजेनस होते हैं नेचर में, यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है। तो रीजन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बट एसर्शन सही है। ब्रॉन्ज हमारे पास जो एलॉय होता है वो कॉपर और टिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एसर्शन तो हमारे पास ट्रू है, बट जो रीजन है वो यहाँ पे फॉल्स है। जितने भी एलॉयज हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछ लूं स्टील, तो इसमें क्या होता है, आयरन होता है, इसके साथ साथ कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील अगर मैं आपसे पूछ लूं तो उस केस में क्या होता है, आयरन होता है, इसके साथ साथ निकल और क्रोमियम होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ब्रास में अगर आपसे पूछ लूं तो आपको पता होना चाहिए कॉपर एंड जिंक यहाँ पे होता है। जितने भी एलॉयज हैं वो सब आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पे दिल बना दिया है बट मैं स्टार बना रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास एलॉयज हैं सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। रीजन है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। देखो जिंक ऑक्साइड क्या होता है, ZnO। ठीक है, और ये एक्चुअल में एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो खुद में एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर दिखाते हैं, विच मीन्स वो एक एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो एसिडिक होगा, ठीक है, अगर वो एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। अगर वो बेसिक कैरेक्टर दिखा रहा है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ये होता है। कौन कौन से एम्फोटेरिक होते हैं याद कर लो, 3 ही है। ठीक है, एक जिंक ऑक्साइड, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और तीसरा है लेड ऑक्साइड। ये तीनों एम्फोटेरिक होते हैं। बाकी जो भी हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वो होते हैं बेसिक इन नेचर। या तो मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होंगे या फिर एम्फोटेरिक होंगे। ठीक है, बाकी जितने हैं वो बेसिक होते हैं। ये 3 हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं नेचर में। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन तो बिल्कुल सही है और रीजन भी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि रीजन लिखा हुआ है कि जो जिंक ऑक्साइड है वो बेस और एसिड दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो विच मीन्स ये जो एम्फोटेरिक वाली डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन करी थी ना, वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी रीजन में। तो विच मीन्स ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि दोनों ही करेक्ट है, असर्शन भी और रीजन भी, और जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2 ये है एक आयनिक कंपाउंड और रीजन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट बाय म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है जो MgCl2 है वो डेफिनेटली एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन Cl- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे होता क्या है कि जो मैग्नीशियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ठीक है, 2,8,2। जो क्लोरीन है
उसका होता है 2,8,7। तो यहाँ पे ये अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहता है। सो ऐसे हम 2 क्लोरीन के एटम्स लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये मेरे पास मैग्नीशियम है, इसके आउटर मोस्ट में मैंने बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 मेरे पास क्लोरीन है, इनके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने बना दिए। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है। सो यहाँ पे देखो इसने तो अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। सो ये 2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे हम जनरली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम्स हैं और दोनों ने ही एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, MgCl2। तो यहाँ पे ये वाला असर्शन तो बिल्कुल सही है कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं, जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है। देखो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ना, एंड दिस इज द कंप्लीट ट्रांसफर। यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। इसने अपना पूरा ही इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसको दे दिया है, तो यहाँ पे शेयरिंग नहीं है। तो विच मीन्स जो रीजन है वो भी करेक्ट है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट बाय म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। जिंक कैन इजिली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर्ड टू जिंक। तो देखो जिंक अगर रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसका जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिंक है क्लियरली दिस इज मोर रिएक्टिव। और अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न है तो भी आपको पता है जिंक ऊपर आता है, विच मीन्स जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास असर्शन है वो तो सही है कि अगर जिंक की रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। बट जो रीजन है वो गलत है ना, यहाँ पे होना चाहिए था कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। अगर ऐसा रीजन होता तो वो करेक्ट होता, बट यहाँ पे जो रीजन गिवन है वो हमारे पास गलत है। तो विच मीन्स यहाँ पे सी वाला हम चूज करेंगे कि असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन यहाँ पे फॉल्स है, गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सोचोगे कि ZnCO3 इसको हम हीट तो करते हैं, है ना, और यहाँ पे ZnO और CO2 भी बनता है। बट यहाँ पे एक लाइन अच्छे से नोट करो, एक वर्ड अच्छे से नोट करो विच इज प्रेजेंस। क्या यहाँ पे प्रेजेंस होती है एयर की? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये प्रोसेस कौन सा है, कैल्सिनेशन का। कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ओर को अपने ऑक्साइड में चेंज करते हैं और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर होती है, या फिर हम लिमिटेड एयर भी जनरली कह देते हैं। तो यहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं होती है, तो विच मीन्स क्लियरली ये जो मेरे पास असर्शन है ये गलत हो गया, है ना। तो ये असर्शन तो गलत है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे रीजन, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज heated strongly in the absence of air to convert into metal oxide। तो यहाँ पे ये जो रीजन हमें गिवन है ना ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अभी हमने देखा कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कार्बोनेट ओर है उसको आप हीट करते हो और एब्सेंस ऑफ एयर यहाँ पे होती है, ठीक है। तो रीजन यहाँ पे करेक्ट है, तो इस केस में हम डी वाला चूज करेंगे। यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, मैं बता देती हूँ क्या है। इफ असर्शन इज फॉल्स बट जो रीजन है दैट इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला करेक्ट होगा हमारे पास आंसर, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट यहाँ से देख लेते हैं, ये जो डी वाला ऑप्शन है ना यही हमने वहां पे भी लिखा है, तो इस वाले केस में डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है,
जिंक बिकम्स डल इन मॉइस्ट एयर, ये है असर्शन, और रीजन है जिंक इज कोटेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ इट्स बेसिक कार्बोनेट इन मॉइस्ट एयर। जैसे कि हमारे पास कॉपर में होता है ना कि कॉपर एक तो हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, तो इसको हम क्या कह देते हैं, बेसिक कार्बोनेट, है ना, और यही इसका क्या होता है, कोरोडेड पार्ट होता है बेसिक कार्बोनेट। यही चीज जिंक के साथ भी होती है। तो एसर्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जिंक बिकम्स डल इन मॉइस्ट एयर, तो जो मॉइस्ट एयर होती है वहां पे डेफिनेटली डल हो जाता है, क्योंकि एक तो मॉइस्चर भी है आसपास, पानी भी होगा वहां पे, और एयर भी है, यानी कि ऑक्सीजन भी वहां पे आसपास प्रेजेंट है। तो एसर्शन सही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोरोजन। और यहाँ पे हो क्या रहा है, वो रीजन में करेक्टली एक्सप्लेन्ड है कि जो जिंक है वो एक थिन लेयर से कोट हो जाता है खुद के ही बेसिक कार्बोनेट से। तो यही इसका क्या होता है, कोरोडेड पार्ट होता है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और क्लियरली जो रीजन है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो यहाँ पे डल हो जा रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, उसी के बेसिक कार्बोनेट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम ए चूज करेंगे। assertion भी यहाँ पे ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। MgCl2 इज अ कोवलेंट कंपाउंड, ये तो assertion ही गलत हो गया। अभी हमने देखा था जो MgCl2 होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है। रीजन क्या है, MgCl2 इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है ना, कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का मोल्टन स्टेट में। या तो मोल्टन लिखा होगा या फिर एक्वस, दोनों के केस में रीजन करेक्ट होगा। अगर मान लो कोई ऐसा स्टेटमेंट आपको गिवन रहता है कि ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का सॉलिड स्टेट में, तो वो वाला स्टेटमेंट गलत होगा। तो यहाँ पे तो जो रीजन है वो ट्रू है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लो कि जो असर्शन है देखो वो फॉल्स है, बट जो रीजन है वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला। एनोडाइजिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन, बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन है एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद लेयर ऑफ जिंक। ये अगर मेरे पास आयरन है, बाहर से जिंक की कोटिंग करते हैं, तो उसको क्या एनोडाइजिंग कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पे रीजन तो हो गया गलत, और एनोडाइजिंग क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनोडाइजिंग होती है एल्यूमिनियम के केस में, ठीक है, ए फॉर एनोडाइजिंग एंड ए फॉर एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम के लिए होता है। अब देखो जो एल्यूमिनियम आर्टिकल है हमारे पास वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। इसको मैं बैलेंस कर लेती हूँ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बाहर से एक लेयर यहाँ पे बन जाती है किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी कि फर्दर एल्यूमिनियम के कोरोजन से ये इसको प्रोटेक्ट करती है। अब यही कुछ होता है हमारे पास एनोडाइजिंग में भी। तो यहाँ पे जो एनोडाइजिंग है तो एनोड से रिलेट करो, जो एनोड है हम एल्यूमिनियम को बनाते हैं और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किसके साथ कराते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ। तो इस केस में क्या होता है, हमने एनोड बनाया है एल्यूमिनियम को, तो एनोड में ही ना ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो वहाँ पे एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होगी। सो एल्यूमिनियम फर्दर फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोटिंग, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विच मीन्स कोरोजन से तो बचा ही रहे हैं ना, और किस केस के लिए है ये, एल्यूमिनियम। तो रीजन तो गलत है बट असर्शन यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे हम सी चूज कर लेंगे। असर्शन इज ट्रू बट रीजन हेयर इज फॉल्स। तो 12 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब देखते हैं अगला। असर्शन है इस केस में, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सोडियम। बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है सोडियम तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो वहां पे जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट होती है, यहाँ पे थोड़ी कम वॉयलेंट होती है, दिस इज लेस वॉयलेंट, ठीक है। तो हमारे पास असर्शन तो ट्रू है। रीजन, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्योंकि जो सोडियम है, देखो
ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, पहले तो ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है और ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है इट इजिली कैचेस फायर। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। बट कैल्शियम के केस में लेस वॉयलेंट होती है, क्योंकि जो भी हीट निकलती है ना वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि हाइड्रोजन फायर कैच कर जाए। सो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन या वॉयलेंट रिएक्शन ये नहीं होती है। सो असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है एंड रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे विच मीन्स ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कार्बन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। रीजन क्या गिवन है? मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। देखो, सबसे पहले तो ये असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, सो नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। बट रीजन गलत हो गया, क्योंकि मेटल्स रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे डू नॉट लिखा है ना, हमें पता है मेटल्स रिएक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, उस केस में रीजन करेक्ट होता। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं इन दोनों एसिड्स के साथ, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे रीजन गलत है बट असर्शन बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे हम चूज करेंगे डी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी डी नहीं, यहाँ पे क्या चूज करेंगे? हम सी चूज करेंगे, है ना। सी क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा है असर्शन हमारे पास ट्रू है, बट जो रीजन है वो इस केस में क्या है? फॉल्स है। सो अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन और रीजन है कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। तो क्लियरली जो असर्शन है वो भी सही है और रीजन भी सही है, क्योंकि हमें पता है जो कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। एक बार इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ये Cu है कॉपर प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो जाता है प्लस सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्लियरली देखो, जो सिल्वर है यहाँ पे वो हो चुका है डिस्प्लेस, बिकॉज कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, विच मीन्स दिस इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन भी हमारे पास ट्रू है, रीजन भी ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन, ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नहीं, अभी हमने पढ़ा था दोनों के दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। अगर लेड ऑक्साइड होता तो वो भी क्या होता है? एम्फोटेरिक। तो एसिडिक नहीं होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, तो असर्शन तो क्लियरली गलत हो गया। रीजन क्या है? Amphoteric nature means that substance have both acidic and basic character। तो रीजन वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे? डी। असर्शन फॉल्स है बट जो हमारे पास रीजन है वो ट्रू है। अगर यहाँ पे लिखा होता एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, उस केस में असर्शन भी सही होता, रीजन भी सही होता एंड जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता। ठीक है, बट इस केस में जो हमें स्टेटमेंट अभी गिवन था उसमें असर्शन गलत है बट जो रीजन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। बिल्कुल सही, इसीलिए तो रिएक्टिविटी सीरीज बनी है। जो भी टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो थोड़े मिडिल में आते हैं वो उनसे लेस रिएक्टिव, और जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं बिल्कुल बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद रीजन क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन ऑन द या फिर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, यही तो अभी हमने डिस्कस करा था। सो रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे
Iron is the most widely used metal, but it is never used in its pure state. जो assertion है वो बिल्कुल सही है। आयरन हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बट कभी भी इसको प्योर स्टेट में यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हम कार्बन जनरली ऐड करते हैं और ये क्या बना देता है, स्टील। तो हम मैक्सिमम स्टील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रीजन देख लेते हैं यहाँ पे, प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस इजिली व्हेन हॉट। तो रीजन भी बिल्कुल सही है। ये दोनों ही लाइंस आपके एनसीईआरटी में आपको गिवन भी हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल्ड अकर्स इन नेटिव स्टेट, नेटिव यानी कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। हमें पता है जो गोल्ड है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, कभी भी कंबाइंड स्टेट में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। ये आसपास की जो ऑक्सीजन है या सल्फर है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कोई गैस के साथ, कोई एलिमेंट के साथ रिएक्ट या आसपास नहीं करता है, ठीक है। तो रीजन क्या है, गोल्ड इज अ रिएक्टिव मेटल। तो रीजन तो गलत हो गया क्योंकि अभी हमने कहा गोल्ड क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमेशा ही नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट में पाया जाता है। गोल्ड आपको कभी भी कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ बीटिंग अ मेटल इनटू शीट्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नहीं, ये गलत हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स को आप शीट्स में चेंज कर सकते हो वो मेलिएबिलिटी होती है, और डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से आप वायर्स के फॉर्म में किसी भी मेटल को चेंज कर सकते हो। सो असर्शन यहाँ पे गलत है। रीजन है गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। रीजन यहाँ पे बिल्कुल सही है क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर है ना वो सबसे ज्यादा मेलिएबल होते हैं, तो आप इजिली इनको थिन शीट्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन फॉल्स हो गया है और रीजन ट्रू है, विच मीन्स यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। बिल्कुल सही, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, अभी हमने देखा। तो ये हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। रीजन देख लेते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड आर लेस रिएक्टिव या फिर लेस एक्टिव मेटल्स। तो रीजन बिल्कुल सही है और असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड फोस्फोरस आर एसिडिक इन नेचर। बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल की ऑक्साइड्स क्या होती हैं नेचर में, एसिडिक। या तो एसिडिक होती हैं या फिर न्यूट्रल भी होती हैं, बट यहाँ पे जो सल्फर और फोस्फोरस की ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक ही होती हैं। सो असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। रीजन भी सही है बट असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे रीजन दिया होना चाहिए था कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होती हैं, उस केस में रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। बट यहाँ पे गिवन है कि जो मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में बेसिक होती हैं। तो स्टेटमेंट तो सही है बट यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाया, तो हम इसमें बी चूज कर लेंगे कि दोनों ही हमारे पास ट्रू हैं बट जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MgO एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। नहीं, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्यों करता है, बिकॉज ये आयनिक कंपाउंड होता है और आयनिक कंपाउंड हमारे पास सॉलिड्स ही होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन तो गलत हो गया। रीजन क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Mg2+ एंड O2- आयंस कॉन्स्टिट्यूट आयनिक बॉन्ड। तो रीजन यहाँ पे बिल्कुल सही है बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, तो इसकी वजह से ये सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पे असर्शन हमारे पास क्या है, गलत है, बट जो रीजन है वो यहाँ पे क्या है, ट्रू। सो डी वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो और क्वेश्चंस रह गए हैं। असर्शन है, ऑन रिएक्टिंग विद वाटर कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ओवर वाटर। बिल्कुल सही।
ठीक है, रीजन क्या है, कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो ये भी सही है, बट क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली, नहीं। यहाँ पे जो हमें असर्शन वाला स्टेटमेंट गिवन है ना कि कैल्शियम फ्लोट करने लग जाता है, उसका रीजन क्या होता है, देखो जो कैल्शियम है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है। ठीक है, पहले तो मैं इसको जल्दी से बैलेंस कर लेती हूँ, हो गया ना ये बैलेंस, 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, इसके बबल्स बनते हैं। तो हाइड्रोजन के बबल्स जो फॉर्म होते हैं ना, ये कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा है। सो ये होगा करेक्ट रीजन इसका, बट यहाँ पे असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं गिवन है, विच मीन्स एक्सप्लेन इसको नहीं करा गया है। तो स्टेटमेंट्स तो दोनों ही सही हैं, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हम बी चूज करेंगे कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Na यानी कि सोडियम इज 1+, बिल्कुल सही। ठीक है, 1+ नहीं +1, ठीक है, 1+ तो फोन हो गया। देखो सोडियम क्या होता है हमारे पास 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या का होता है, क्योंकि यहाँ पे 11 है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसका 2,8,1 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 1, क्योंकि ये क्या है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये निकाल देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसकी जो वैलेंसी है, जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो +1 होती है, विच मीन्स असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम आइदर लूजेस या फिर गेन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। ये रीजन भी हमारे पास बिल्कुल सही है एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, क्योंकि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी हमारे पास कंपाउंड या तो लूज करता है या फिर उसको गेन करता है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में, उसी को हम उसकी वैलेंसी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है और असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, विच मीन्स यहाँ पे हम ए चूज कर लेंगे। दोनों ही हमारे पास ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये थे हमारे पास टॉप 25 असर्शन रीजन क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कर लेना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।